Hello students, a very warm welcome to Meso study session. Now as you can see behind me, यहाँ पे लिखा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उसके नीचे है नीट पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज। जी हाँ, चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कि कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड जितना आपको सेशन में पढ़ाया गया है प्लीज़ उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई चीज़ मिस मत करना। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। स्टिमुलेशन ऑफ द मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर एट। सो एक मसल फाइबर की स्टिमुलेशन अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ अ मोटर न्यूरॉन दे अकर एट A option is given as a neuromuscular junction. Yes, this is a right answer, neuromuscular junction. और ऑप्शंस दे रखे हैं ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल, द मायोफाइब्रस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो, इसमें आंसर आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर आप देखोगे आपका जो मसल फाइबर है और न्यूरॉन वो कैसे कम्युनिकेट करता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सपोज करो ये है सार्कोलेमा, इस तरह के जंक्शन को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूरॉन, ये क्या है आपका मसल। नाउ लेबल कर रही मैं साइड बाय साइड आपको बताती हूँ। सो ये है आपका सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है, आपकी मसल की मेम्ब्रेन। यहाँ पे फिल्ड होगा सार्कोप्लाज्म। ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन के जब हम बारे में बात कर रहे हैं, सो इसके पास प्रेजेंट होंगे वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक वेसिकल के पास है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, सो दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल। ये क्या होता है आपका, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, जब भी ये सिनेप्टिक वेसिकल इसके साथ फ्यूज होते हैं, सो फ्यूज होने के बाद क्या होता है, वट एवर द कंटेंट इज दैट कंटेंट विल बी रिलीज टू आउटसाइड। ठीक है, वो कंटेंट जाके किससे बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर से। इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस एरिया को क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। है ना, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इज इट फाइन? सो आपको ऑप्शन मिल गया, दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन अ वेरी डायरेक्ट एंड easy question, so let's have a look. Which part of the human ear plays no role in the hearing as such but is otherwise very much required? कौन सा पार्ट ऐसा है जो हेयरिंग में हेल्प नहीं करता बट फिर भी वो रिक्वायर्ड है हमारे ईयर के कंटेक्स्ट में? दे रखा है अस्टेशियन ट्यूब। यस, अस्टेशियन ट्यूब इज रिक्वायर्ड। अस्टेशियन ट्यूब किसको कनेक्ट करता है, आपके ईयर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, आपके थ्रोट रीजन से। नेक्स्ट इज अ ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी में अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, ऑर्गन ऑफ कॉटी मैंने बताया था कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट है। ये हेयर सेल्स टेक्टाइल मेम्ब्रेन है इनके पास। ये क्या करते हैं, देखो जैसे ही साउंड की वाइब्रेशन आई जो एक्सटर्नल ईयर ने कलेक्ट करी, वो साउंड वाइब्रेशन जाएगी आपके मिडल ईयर के पास। मिडल ईयर से वो ट्रांसमिट होते हुए थे विद द हेल्प ऑफ अ ओवल विंडो इट विल एंटर इनटू द पेरिलिम्फ, द पेरिलिम्फ व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटर रीजन। ठीक है,
स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई से कहाँ ट्रांसमिट होगा? द पेरिलिम्फ ऑफ द स्केला टिम्पैनी। वहाँ से वाइब्रेशन कहाँ प्रोसीड होगी? इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स अ सेंटर रीजन जिसको हम कहते हैं स्केला मीडियाई, और स्केला मीडियाई में होता है आपका एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी में सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, हेयर सेल्स जब मूव करेंगे सो वैसे ही वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते चले जाएंगे ब्रेन की तरफ। सो ऑर्गन ऑफ कॉटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सी दे रखा है वेस्टिबुलर एपरेटस। अब मुझे ये बताओ वेस्टिबुलर एपरेटस क्या हेयरिंग में इंपॉर्टेंट है? बताया था मैंने, ये हेयरिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रखना। अब जैसे कि मेरा पोजीशन है ऐसे, ठीक है, ग्रेविटी है इसी वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं। उल्टी भी तो खड़ी हो सकती हूँ मैं, यहाँ पे मेरे सर नीचे और पैर ऊपर, वो भी तो सेम ही पोजीशन हो गई, उसमें भी तो हमें ग्रेविटी फोर्स कर ही रही है ना। बट दिस इज एक्चुअल कॉल्ड एज अ पोजीशन, और यही पोजीशन और इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है? हमारा ह्यूमन ईयर का पार्ट विच इज़ अ वेस्टिबुलर एपरेटस। सो दिस डजंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। बाकी आपको पता है ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स हो गए मेलियस इंकस स्टेप, कैसे याद करोगे? मिस होते हैं ना टीच, किसी भी लेडी को मिस या कहते हैं। सो MIS, सो MIS इज मेलियस इंकस स्टेप, ये इसी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। साउंड वाइब्रेशन एक्सटर्नल ईयर से स्टार्ट होगी, आप टिम्पैनम से जाती हुई ये मीडियन ईयर जो मिडल ईयर है उसके पास जाएगी। इट विल स्टार्ट विद द मेलियस, देन इंकस, देन स्टेप, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द ओवल विंडो इट विल एंटर इनटू द कॉक्लियर रीजन। अब वेस्टिबुलर एपरेटस में जाके देखो, सो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा होता है इसमें ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है? बैलेंसिंग में हेल्प करना। कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है हमारे पास? 3। ऑल द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे आर एट राइट एंगल टू वन अनदर, ठीक है। ये याद होना चाहिए सारी चीज़ें आपको, किसका क्या क्या फंक्शन है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 2। Let's move on to the next question. Question number 3. Again a very direct and a very easy question. Hope ये मेरे students बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। So क्या मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है? आइए। The purplish red pigment rhodopsin contained in the rods of the photoreceptor cells of a human eye is a derivative of. Blindly I can say many times I have repeated that it's a vitamin A. ध्यान से सुनो, हमारे पास होती है फोटो रिसेप्टर सेल। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके रेटिना की, है ना। फोटो रिसेप्टर सेल्स, इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास क्या होता है? फोटो पिगमेंट। क्या क्या एग्जाम्पल है आपके पास ये फोटो रिसेप्टर सेल के? एक हो गया आपका रॉड्स, दूसरा हो गया आपका कोन्स, ठीक है। रॉड्स का काम होता है आपको डिम लाइट में भी चीज़ों को दिखाना, कोन्स का काम होता है आपको कलर प्रोड्यूस कराना। इनके पास फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट द रॉड्स ओनली। सो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से रोडोप्सिन। क्या है? रोडोप्सिन। This is a photopigment. So this photopigment is further made up of 2 substances. एक हो गया ऑप्सिन और दूसरा हो गया रेटिनॉल। रेटिनॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। जब भी लाइट रेज फॉल होती है रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है ऑप्सिन एंड रेटिनॉल में, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करते हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है जो धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है, ब्रेन की तरफ चला जाता है। एंड हमें बार वो इमेज हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मेमोरी। सो रेटिनॉल इज व्हाट? रेटिनॉल इज विटामिन ए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। चलिए, सो मिल गया आपको आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे मैम आप सारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन निकाले हैं जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 100% आता ही आता है जिसमें आपको क्या कहेंगे कि किसी का
पर्टिकुलर फंक्शन पूछ लेंगे, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, सेरेबेलम का क्या फंक्शन है। सेशन देखे अच्छे से, पढ़े थे ना उसमें सारे के सारे मैंने अच्छे से पढ़ाए थे, आपको टेबल बना के मैंने आपको याद कराया कि भाई इसका ये फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन होता है। सो प्लीज़ उसको भूलिएगा मत, अच्छे से उस चीज़ को स्टोर कर लीजिए, लॉक कर लीजिए इनफैक्ट उसको। आइए, द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, द अर्ज ऑफ ईटिंग इज कंटेन्ड इन, कौन सा सेंटर होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस दे अराइज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन? फोर ब्रेन। चलिए, अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि पोन्स का फंक्शन क्या होता है? पोन्स एक एक्ट करता है एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर की तरह, जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज अ सेरेबेलम। सेरेबेलम अपने बॉडी की लोकोमोटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ थैलेमस रीजन। थैलेमस रीजन के कोऑर्डिनेटिंग रीजन की तरह काम करता है, जो एक्चुअली सेंसरी नर्व्स के पैसेज और यू कैन से आपके कौन से हो गए, और मोटर नर्व के पैसेज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सो थैलेमस के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। आया याद? स्ट्रक्चर बनाया था हमने ब्रेन का पूरा। सो हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, अच्छे से उस चीज़ को फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में। मैंने 100% इस बात की गारंटी यहाँ ली है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और एक गारंटी मैंने ली थी आपके सेंस ऑर्गन में से, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इस बात की तो श्योरिटी है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। देखो, मुझे श्योरिटी भी पता है कि क्वेश्चन इसी में से आना है, और फिर भी अगर हम मेहनत ना करें ना, सो क्या फ़ायदा हम लोगों का पढ़ने का? आप लोगों ने ये सेशंस देख रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, सो ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना फिर। चलिए, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। अब याद करो कॉर्निया क्या था, डायग्राम बनाया था आपने, ये आई का, सॉरी आई में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था कि स्क्लेरा ही डिराइव करता है। स्क्लेरा वैसे तो एक यू कैन से एक बहुत ही हार्ड रीजन होता है, बट फ्रंट में आते आते एक ट्रांसपेरेंट सा रीजन बनाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक वो स्ट्रक्चर है जो लाइट को रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसमें एंटर करे, एंड उस चीज़ को वो फोकस करने की कोशिश करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड वो पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली होता है आपका येलो स्पॉट। याद है, फोविया प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट में। लोग लाइक जिसको प्रॉब्लम आ जाती है, दे गो फॉर अ कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, वो उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब उसका रीज़न क्या है? आइए, इट्स सेल्स आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया। नो, हाउ कैन बैक्टीरिया बी रिलेटेड टू इट? हम कोई चीज़ बाहर से इम्प्लांट कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया का क्या रिलेशन है? कोई भी नहीं। आइए, बिकॉज इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। येस, इट डजंट हैव एनी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई नहीं है, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। कोई चीज़ फॉरेन होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे MHC उसको डिटेक्ट करते हैं, याद है ना। सो अगर उसमें देखा जाए कि भी डिटेक्शन नहीं होगा कि ये फॉरेन है, सो इजीली वो बॉडी के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। सो बेसिकली दीज कॉर्निया आर एवास्कुलर। इज avascular. That's the biggest reason behind its acceptance. It is composed of enucleated cells. नहीं, कहीं मैंने डिस्कस किया कि उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं। It is a non-living layer. No, it's actually a living layer. क्योंकि आप ये जो लेयर है कहाँ से डिराइव्ड है? स्क्लेरा से ही तो डिराइव्ड है। कहीं बताया था मैंने वो नॉन लिविंग है। सो जितना बताया जाए उस चीज़ पे फोकस रखिए, इधर उधर मत भागिए, और फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए, अब ये क्वेश्चन, ये तो आपको ये पता है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया आपके चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन होता पूरे के पूरे सॉरी नीट के पेपर में क्वेश्चन होता तो पहला स्टूडेंट यही सोचता, बोमेन्स ग्लैंड के बारे में सोचा, यानी कि बात करें नेफ्रॉन्स के बारे में, पहले उनके दिमाग में नेफ्रॉन्स ही आता, और नेफ्रॉन आता तो वो नेफ्रॉन वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते, दैट इज अ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन कौन से स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे। बट अगर हम क्वेश्चन ढंग से पढ़े तो क्वेश्चन ही कहता है बोमेन्स ग्लैंड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स ग्लैंड के बारे में बात करें, और बोमेन्स ग्लैंड कहाँ पड़ी थी? जब मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है नोज का, यानी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर जो एपिथेलियम थी वहाँ पे हमने कुछ सेल्स बनाए थे, कुछ सेल्स को एग्रीगेट करके बनाया था। मैंने कहा था दीज आर बोमेन्स ग्लैंड।
बोमन्स ग्लैंड का काम होता है म्यूकस की फॉर्मेशन करना ताकि आपका जो अल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो मॉइस्ट रहे। एंड सेकेंड रीजन, वो जितने भी बैक्टीरिया आए या पैथोजन आए उनको इजीली वो ट्रैप कर सके, डस्ट वगैरह को। अब आई बात, याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बोमन्स ग्लैंड दे रखा है या बोमन्स कैप्सूल दे रखा है? कैप्सूल दे रखा होता तो फिर मैं फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आती, ठीक है। यही बेसिक रीजन है, मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये सिली मिस्टेक्स मत करके आना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वेयर इज द डस्टर? आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो केमिकल्स जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कुछ तो सारे के सारे ऑप्शंस इसी में दे रखे हैं। एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, डी ऑप्शन दे रखा है कॉर्टिसोन। सो कॉर्टिसोन क्या है, आइए बात करते हैं। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन आर corticosteroids produced by adrenal cortex। देखो, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर जो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लिया है तो आपको ये पता होगा इसके बारे में, ठीक है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी इतना जितना मैं करा रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस रखो। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टिसोन्स होता है ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म होता है। इनका एक्टिव फॉर्म पता है क्या है? एक्टिव फॉर्म कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज एक्टिव फॉर्म, कॉर्टिसोन इज अ इनएक्टिव फॉर्म। अब कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्मेशन में कितना आपका यू कैन से कितना स्टोरेज होगा फैट का, एवरीथिंग, और स्ट्रेस के टाइम पे दे आर एक्चुअली रिलीज्ड। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बात करते हैं एसिटाइलकोलिन, बार बार हम रिपीट करते हैं। दूसरा है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। अब मुझे ये बताओ कहाँ कौन सिक्रीट करता है ये? दीज आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैम ये क्वेश्चन तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का अपने यहाँ का रखा, नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो नॉट पूछा था, सो नॉट को सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे एंड उसके बाद हम अपना ऑप्शन टिक करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Parkinson disease, characterized by the tremors and the progressive rigidity of the limbs, is caused by the degeneration of the brain neurons that are involved in the movement and control and make use of the neurotransmitter. So Parkinson में क्या होता है? जो आपकी डोपामीन जो होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, विच इज ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, ठीक है। सो ये याद रखना, सिर्फ ये बताने के लिए कि डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर जब अपनी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं शो करता, इन दैट कंडीशन द पर्सन सफ़र फ्रॉम द पार्किंसन डिसीज। ट्रेमर्स होते हैं, बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड आज के टाइम पे काफ़ी रिसर्च चल रही है इस टॉपिक पे, पार्किंसंस डिसीज़, और ये लेटर एज में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें यही आंसर आपको मिल जाएगा। आइए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन? जब हम बातें करते हैं, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है? दैट इज अराउंड 35 to 60 डेसिबल, ठीक है। आइए कुछ और इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हम जब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन, जब मैं सांस ले रही होती हूँ तब भी पता है आवाज़ प्रोड्यूस होती है कितनी? 10 डेसिबल के बराबर, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखें आपके, अगर ट्रैफिक में देखें, ट्रैफिक होता है ना,
सो 50 टू 90 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो आप एयरक्राफ्ट में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में ज़्यादा होती है, और इनफैक्ट जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तब तो बहुत ही साउंड प्रोड्यूस होती है। रॉकेट लॉन्च दैट इज अराउंड 170 टू 180 डेसिबल, ठीक है। इवन एक मोटरसाइकिल को अगर हम देखें, मोटर साइकिल दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अराउंड 100 डेसिबल, और अब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कितनी करते हैं, अराउंड 35 टू 60 डेसिबल। सो ये कुछ जनरल डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है, आइए। नीजल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ द नर्व सेल्स दे आर मेड अप ऑफ, क्या है उसके अंदर, दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज अ राइबोसोम्स। क्या आप टिक कर क्या होगे, राइबोसोम्स। अब मुझे ये बताओ, जो ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या दीज आर, जो अपने स्ट्रक्चर याद है आपको न्यूरॉन का बताया था मैंने, उसमें मैंने बोला था कि जो साइटॉन या सेल बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके अलावा ग्रैन्यूल्स बताए थे, जिसमें न्यूजल्स ग्रैन्यूल्स थे विच आर हैविंग द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। वहाँ से हमने डेंड्राइट्स निकाले थे, याद है ना, डायग्राम मैंने बनाया था स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड सेशन में ही बना दिया था। एंड वहाँ से एक एक्सॉन बड़ा निकलता है, एक्सॉन टर्मिनेट होता है एक्सॉन टर्मिनल में। सो एक्सॉन टर्मिनल आगे जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। सो डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स आती है और एक्सॉन टर्मिनल से बाहर चली जाती है, याद है ना ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि नर्व के बारे में देखते हैं या न्यूरॉन्स के बारे में देखते हैं, न्यूरॉन्स बहुत टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं सब कुछ पता होना चाहिए आपको। यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, किस किस स्टेजेस में कहाँ होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आज के सेशन में। ऐसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपने ऑब्जेक्टिव की कोई भी बुक होगी आपके पास, प्लीज़ उसको निकालिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। अब देखो रीज़न मैंने ये एक लाइन क्यों बोली है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं आज प्रैक्टिस करने बैठूँ 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँगी, हमें वो नहीं करना। मैंने आपको ये नहीं बोला कि बैठ जाओ और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हाँ जितना हो सके उतना करिए, ज़रूर करिए। बट कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को जब पढ़ने लगते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा 2 पेजेस पीछे देखते हैं, अच्छा इसका आंसर सी है, सी टिक कर लेते हैं, अच्छा इसका आंसर डी है, इसको डी टिक कर लेते हैं। ये नहीं करनी है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो उसमें आपने 4 ऑप्शन है, कई बार हमें नहीं समझ में आता उस टॉपिक के बारे में, आपको पीछे से आंसर नहीं देखना। आप क्या करोगे, उस टॉपिक के अंदर जाओगे, उस टॉपिक में उसका आंसर ढूंढोगे, क्योंकि जब आप टॉपिक में आंसर ढूंढ रहे होगे तब एटलीस्ट आप 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा देखोगे, एंड उसमें से अगर एक ऑप्शन ठीक है और 3 ऑप्शन गलत क्यों है और पता भी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए उसकी जगह ताकि ये ऑप्शन ठीक हो जाए। कई बार होता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा कि ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, काफ़ी इंटर रिलेटेड ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डू दैट। 11th क्लास आपकी फिनिश होने वाली है, क्लास चैप्टर बचा है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कुछ भी कोई डाउट हो, यू नो अबाउट द डाउट क्लियरिंग ऑप्शन ऑन आवर वेबसाइट, डू आस्क अस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।